सभी सम्मानित अतिथियों का, सभी ऑडियंस का जोरदार तालियां एक बार हो जाएं। ये दिव्यांगम का यूट्यूब है दर्शकों, और दिव्यांगम के यूट्यूब पे आप जानते हैं कि आज विश्व दिव्यांग दिवस है। विश्व दिव्यांग दिवस पे हमारा ये हरिद्वार उत्तराखंड की एक पवित्र भूमि हरिद्वार पे एक आयोजन कर रहे हैं, दिव्यांग स्वाभिमान समारोह। 3-4 दिसंबर 2 दिन का आयोजन है। इस आयोजन के मुख्य कर्ता धर्ता और हमारे बड़े प्रिय श्री नारायण यादव जी हैं। आज के इस कार्यक्रम को मैं समर्पित करता हूं सभी दिव्यांगों को और सभी व्यक्तियों को। मैं अभी सबसे प्रश्न पूछूंगा, हमारे ऑडियंस भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं, उधर करिए। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं पद्मश्री, देश के माने जाने समाज सेवी श्री इंदिरा उदयन का। उसके बाद मीडिया से जुड़े और दिव्यांगों की आवाज उठाने वाले हमारे बीच में हैं सीताराम अग्रवाल जी। उसके बाद श्री आर.के. राजू जी। उसके बाद मैं बता चुका हूं श्री नारायण यादव जी। और श्री नारायण यादव जी के बाद मैं बात करता हूं श्री लक्ष्मीकांत शिर्के जी का, पूर्व सैनिक, उधर पूर्व सैनिक, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, लक्ष्मी लिम्का बुक इंडिया में छत्तीसगढ़ से आप हैं, बहुत काम करते हैं दिव्यांगों के लिए। सेना का वैसे भी जवान जो भी होता है बड़ा नमनीय होता है, बड़ा प्रणम्य होता है, बड़ा श्रद्धानत करने, हम लोग उनको जोरदार तालियों से श्री लक्ष्मीकांत शिर्के जी का स्वागत करते हैं। और उसके बाद हमारे बीच में हैं मिस्टर आर.के. राजू। आर.के. राजू जी का जोरदार स्वागत। हमारे बीच में अशोक कुमार जी हैं, कस्टम अधिकारी, कस्टम के चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, आदरणीय श्री अशोक कुमार जी। इसके बीच में हमारे बीच में देश के माने जाने कवि श्री डॉक्टर मनोज गुप्ता जी हैं। डॉक्टर मनोज गुप्ता जी आज दिव्यांगों को समर्पित करते हुए दिव्यांगों के जीवन पे लिखी हुई कविता, एक किताब, जिनकी आज किताब का विमोचन होगा कुछ देर के बाद, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूं। पंगुम लंघयते गिरिम, आपने सुना होगा, उन्होंने एक किताब लिखी है, आई कैन क्लेम द माउंटेन्स, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूं। ये पर्वत चढ़ने की बात जो कह रहे हैं वो आप देखेंगे दिव्यांगों के हौसलों में है, दिव्यांगों की भावनाओं में है, दिव्यांगों की जीवनचर्या में है। और दिव्यांगों की जीवनचर्या इन उदाहरणों का गवाह है श्री नारायण यादव जी का आज का ये संकल्प, आज का ये कार्य, और उनकी धर्मपत्नी श्री मधु यादव जी का सहयोग। तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड इंदिरा उदयन जी। इंदिरा उदयन जी से मैं रिस्पेक्ट करूंगा कि व्हेदर हैव यू थिंक अबाउट द वर्क फॉर द डिसेबल्ड पर्सन आल्सो? हाँ, प्लीज। ओम स्वस्तिअस्तु। धन्यवाद। ओम स्वस्तिअस्तु इस आवर हमको आगे कर दिया, वो हम कर दें, आप साथ में रहें। Yes, I'm happy to be here जी। with the disabilities people. ओके। Physical weakness is not the real weakness. क्या बात है? Weakness of the mind alone is the real weakness. जी। Yeah. हाँ Our president of Indonesia before also blind, जी। Abdurrahman Wahid. क्या बात है? Yeah. And his wife also cannot walk, but he is still now create the atmosphere peace and interfaith dialogue in Indonesia. Then he came to our ashram Gandipuri in Bali, then create inspiration. Okay. How peace, love and harmony and also serve to the society. Okay. Then I'm happy to see all of you, your eyes brilliant, your way of life, you create the circle of love and sincere service to the society. That is the best. Hope in the future you are not a disability. We are saying mind only, our mind only. Whatever our mind in weak, that is actually disability. We are not disability. Therefore, thanks to invite me here. I would like to request you that you have visited some more countries also. Whether you found that India's disabled person is much better than others or much lower than others?
you see the great thing of the government in India from beginning actually. Okay. They give chance for the disabilities people like you, like us, like everybody, equal. You are seen. If in here the facility you go to what is it, Taj Mahal, go to Akshardham, you can see the beauty and the facility for disabilities also same. Okay, It okay. means the government give opportunity also for work similar for study. You see all the professors, जी they are और same equal like you. You are not feel weak. जी The people feel weak only in anywhere there are disabilities. Therefore, don't create the name of disabilities to the people like us here. that's why name has been given as a Divyang instead of the disabled. Disabled means ayogya. That is my Prime Minister, our respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi has provided the name Divyanga. Divyangam, that is the all the part of the body is a very divineful. That's why he has given the name of Divyangam. तो दैट मैं इस बीच में हमारे बीच में प्रोफेसर हैं. प्रोफेसर हमेशा एक बढ़िया बात बताते हैं, एकेडमी की बात बताते हैं. मैं डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्र जी से पूछना चाहूँगा, हमारी आवाज़ आ रही है, अवनीश चंद्र मिश्र जी से पूछना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया कि भारत में दिव्यांग कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, भारत में विकलांगता के क्षेत्र में काम करने का एक बड़ा प्राचीन इतिहास है. जितना हमारा पुराना इतिहास है उतना ही विकलांग जनों के योगदान का भी इतिहास है. तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऋषि महर्षि, और एक ऋषि ने तो वेद की ऋचाओं का संपादन भी किया, रचना भी की. वो खुद ही अष्टावक्र विकलांग थे, और उसमें चिकित्सक लोग भी थे. प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में ऐसे चिकित्सा विज्ञान का उल्लेख है जहाँ की विकलांग जनों को कैसे पुनर्वसित किया जाए, इसका विवरण है चरक संहिता में. तो यह देश तो बहुत पुराना है, और पुराने देश में विकलांग जनों के पुनर्वास का पुराना इतिहास है. वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो और चाहे ज्ञान के संवर्धन के क्षेत्र में हो, ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में हो. तो ऐसे अनेकों नाम हैं ऋषियों के. और बाद में आगे चल के जब इतिहास का समय आता है, गौतम बुद्ध और उनके बाद हम एक लंबी श्रृंखला देखते हैं दिव्यांग जनों की, जिनकी समाज में भूमिका रही, और वो भूमिका आधुनिक समय में भी उसी रूप में अनवरत आगे बढ़ रही है. दुनिया में भी अनेकों काम हुए हैं, एक से एक वैज्ञानिक हुए हैं, और जो स्वयं में शारीरिक रूप से उनके पास चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा. आपकी इस बात को हमारे बीच में अरुणिमा सिन्हा आज नहीं आ सकी. अरुणिमा सिन्हा हमारे उत्तर प्रदेश लखनऊ से ही हैं और फैजाबाद की रहने वाली हैं. तो इस उत्तर प्रदेश की धरती, उत्तराखंड की धरती करीब करीब एक ही है. तो भारतवर्ष में उनको भी पद्मश्री मिला है, डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा को. वो डॉक्टर कही जाती हैं. तो इसके बाद मैं हमारे बीच में मीडिया जगत से दिव्यांगों की पत्रकारिता का प्रारंभ करने वाले, दिव्यांगों को पत्रकारिता से जोड़ने वाले, दिव्यांगों की बात कोई टीवी चैनल नहीं करता था, दिव्यांगों की बात, दिव्यांगों के लिए स्पेसिफिक कोई अखबार नहीं था, उधर मुकर दिया करो. तो उसको आगे बढ़ाने वाले हमारे बीच में सीताराम जी अग्रवाल बैठे हुए हैं. मैं सीताराम जी अग्रवाल का दिव्यांगों के प्रति जो अखबार निकलता है और जो हर दिन कम से कम वर्षों से ये काम कर रहे हैं, मैं सीताराम जी अग्रवाल से पूछना चाहूंगा कि इस बीच में आपको कैसा अनुभव मिला. इधर ये दशक जो आपका स्वर्ण जयंती वर्ष कहा जा रहा है, आपका अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें दिव्यांगों के लिए अमृत महोत्सव कहाँ तक हुआ? दिव्यांगों के लिए और अखबारों थोड़ा यूं करते हो, यूं इधर में चेतना लाने के लिए जो प्रयास किया जाना चाहिए, इतना प्रयास अखबारों के द्वारा नहीं हुआ, ये दुख की बात है. विकलांग अपनी बात कहने के लिए, समाज में उसको प्रसारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकलांग अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं और कोशिश ये कर रहे हैं
परंतु आर्थिक तंगी के कारण विकलांगता को वो लंबे समय तक चला नहीं पाते। इससे सरकार इसकी ओर ध्यान दे ताकि दिव्यांगों द्वारा चलाया जाए वो समाचार पत्र और वो गर्वित पुरस्कृत हो और समाज को एक दिशा दर्शन दे सके, ताकि विकलांगों में जिन कमियों को दूर किया जा सकता है वो विकलांग समाचार पत्र उसके लिए बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है और उसे हम अपने विश्वास से पूरा कर सकें। ये समाचार पत्र का दायित्व है। समाज में चेतना विकलांगों के बारे में, समाज में धारणा जो है उसको विकलांग आज अपने कर्मों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा और एक से एक उल्लेखित ऐसा काम कर रहे हैं जिससे देश और विदेश सब अचंभित हैं। जी जी, विकलांगों के लिए वो अच्छे प्रयासरत हैं ताकि वो समाज में एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकें और उसको समाज को लाभ मिले। जी जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटसा धन्यवाद। सीताराम जी ने जो कहा कि हमेशा अभिव्यक्ति का साधन अखबार है। जब तक हम ये चारों मीडिया जो स्तंभ है, जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उनमें जो हमारा प्रचार माध्यम है अखबार है। हमारे बीच में बैठे हुए हैं आर के राजू। आर के राजू के विषय में बताया गया। देखिए, दिव्यांगों के लिए जैसा कि मैं जानता हूँ, जब तक उनका जीवन साथी न हो तब तक जीवन अधूरा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे श्री नारायण यादव जी ने कहा कि जब दिव्यांगों की बात आती, जब तक उनके साथ कोई न हो, उनके जीवन का निर्वहन करने वाला कोई न हो, तब तक उनका जीवन वास्तव में दिव्यांग ही रहता है। तो मैं इस बात को संजीदगी के साथ समझा और संजीदगी के साथ उसको पूरा करने में आ गया है मिस्टर आर के राजू। जोरदार तालियां मैं चाहूंगा एक बार। और फिर आर के राजू जी से मैं पूछूंगा कि आप जब दिव्यांगों की शादी की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे प्रमुख कौन कौन सी कठिनाइयां मिली? 2 लाइनें में मंगलाचरण की कहना चाहूँगा। हे समृद्ध परमात्मा, है निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। क्या बात है दोस्तों, बिना परमात्मा की कृपा के और उनके सहमति से सब कुछ असंभव है। लेकिन एक 2 लाइनें ये भी हैं कि कौन कहता है कि आसमां पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप जो जितने भी साथी बैठे हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। और दास ने भी जब दास का 1980 में एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा कटु अनुभव रहे हैं। उसके बाद जिंदगी में मेरी जो जीवन साथी पुष्पा जी आई हैं, इन्होंने मेरी जिंदगी ही बदल दी है। मैं पुष्पा जी को चाहूंगा कि एक बार आने की कृपा करें। पुष्पा जी प्लीज इनके पीछे खड़ी हो जाएं। क्योंकि मेरा बड़ा कटुआ अनुभव रहा है। अगर मैं अपनी बिटिया को लेकर किसी स्कूल में जाता हूँ तो वो कहता है कि आप क्यों आए, यानी मैं एक बेटी का बाप नहीं हो सकता, मैं एक पत्नी का पति नहीं हो सकता, मैं किसी अपने बच्चे को लेकर कहीं हॉस्पिटल में जाऊँ तो कहते आप क्यों आए। तो इतनी बड़ी अभी समाज में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे हमारे अग्रवाल साहब बैठे हैं, उन्होंने मीडिया के जरिए बहुत कुछ अवेयरनेस की कोशिश की। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं अपनी गाड़ी से उतरता हूँ, कोई पुलिस वाला गाड़ी रोक लेता, पेपर चेक करने की बात कहता है, जब देखता है कि इतना मोटा तगड़ा सा ये आदमी निकला है तो ये शायद मेरे को जो रिश्वत मिलने वाली है इसमें बाधा बनेगा। मैं कहता हूँ मैं गाड़ी का ऑनर हूँ, अगर मैं फेस नहीं करूँगा तो क्यों करूँगा। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी है। और जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन, मैं समझता हूँ कम से कम जहाँ हम लोकसभा में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, निकाय में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारा राज्यसभा में तो नॉमिनेशन हो सकता है। जहाँ हमारा 4% या 2% हमारा वो है, अगर हमारे 10 लोग भी जाएंगे राज्यसभा के अंदर 250 में, या हमारे 7 लोग भी जाएंगे तो हमारी बातें आगे उठा पाएंगे। मैं अपनी पत्नी पुष्पा जी का आभारी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने बातें बताई वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में जो हमारी संसदें हैं, सदन हैं, उनमें भारतीय दिव्यांगों का प्रतिशत बिल्कुल नहीं है। और उसके प्रतिनिधित्व की बात आपने जो की वो जायज़ की। लेकिन मेरा एक प्रश्न, मूलभूत प्रश्न है जिस पे आप भूल गए, जिसको आगे आप नहीं बढ़ा पाए। ये दिव्यांगों के सबसे बड़ा समाज में आज की कमी जो है, दिव्यांगों के विवाह पे हम कई जगहों पे गए हैं तो उसमें दिव्यांगों के विवाह पे या तो लड़कियां चाहती हैं कि हमको बिल्कुल सकलांग मिले, या लड़के जब चाहते हैं कि हमको विकलांग लड़की बिल्कुल न मिले। तो जब दिव्यांग ही दिव्यांग लड़कियों के, दिव्यांगों के प्रति ऐसी भावना रखेगा तो कैसे शादी होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इस भावना को आपने कैसे दूर किया, इस पर जरा विस्तार से 2 लाइनें 3 लाइनें बताएं। टाइम हमारे पास बहुत कम है। ये विकलांगों की बहुत बड़ी विडंबना है
कि विकलांगों को इस लायक तो बनना ही पड़ेगा, खुद को अपने आप को इतना कि अपने सेल्फ रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, पहले आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मैं ये देखता हूँ कि जहाँ लोग जाते हैं तो उनके परिवार के लोग जाना पसंद नहीं करते उनके साथ, क्योंकि हमारे डैडी का ऐसी हालत है, ऐसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर है कि हमारी बेइज्जती होगी। आज मेरे बच्चे जो है, मेरी वाइफ है, कहीं भी जाना वो कहते हैं हम किसी सेलिब्रिटी के साथ जा रहे हैं। तो मेरे सभी भाइयों से और बहनों से अनुरोध है, जरा उधर मुख घुमाना पहले, खुद ही को कर बोले इतना कि अपने आप को तब इनको बोल, इनके विषय में कुछ कहेंगे तब बोलेंगे इधर। प्राउड महसूस करें, सिर्फ यही हमारी बात। हाँ मित्रों, आपने देख चुके, आप इतने लोग उपस्थित हैं आज हमारे YouTube चैनल पे, आप लोगों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। इसका एकमात्र श्रेय, एकमात्र जो इसका प्रयोजन को जो शिखर पर पहुंचाने वाले हैं, उस व्यक्ति से आपको, पूरे देश को आज मिलाना चाहता हूं, पूरे संसार को। हमारा इस चैनल में मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम तक जाता है, तो उस सूरीनाम और मॉरिशस के और बाहर के लोगों को, कुछ हमारे गल्फ कंट्रीज में भी इसका चैनल का जाता है, जिससे हमारे ईमेल आते हैं, उनके ऊपर प्रतिक्रियाएं भी आती हैं। रोक दो जरा थोड़ा ना। हाँ, तो मैं बता रहा था अपने मित्रों, अपने साथियों, अपने दोस्तों और दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश, हेलो ऑन है आपका ऑन है, देखो ऑन, हाँ उधर से ही आप किया था ना। हेलो करो, हेलो हेलो, सिस्टम ऑन नहीं किया। हेलो, हाँ। तो मैं दर्शकों, मुझे खेद है इस व्यवधान के लिए, और विद्युत प्रवाह में थोड़ा सा हमारे उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में अक्सर प्रायः बाधाएं आ जाती हैं। अब तो बहुत कम हो रही हैं, बहुत विकास हो रहा है। लेकिन हाँ, चलिए मैं फिर अपने पुराने बात पे आता हूँ। तो मैं बता रहा था कि आज इसके इस महान विश्व दिव्यांग दिवस के इस हरिद्वार में आयोजन का जो एकमात्र सूत्र हैं श्री नारायण यादव, और श्री नारायण यादव के लिए इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में, देखिए ये रहने वाले हैं पूर्वांचल इलाहाबाद के, और पश्चिम उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र हरिद्वार में आज आयोजन हुआ। तो मैं श्री नारायण यादव जी से मुखातिब हूँ आप लोगों की तरफ से। मैं पूछ श्री नारायण जी, अमर, आप ये बताइए कि आपके ये जो हाथों में हुआ, ये दिव्यांग आप हो गए, फिर आपके अंदर ऐसी कौन सी प्रेरणा आई कि दिव्यांगों के लिए ही काम आप करने के लिए तत्पर हो गए? सर, मेरा जब 1990 में इलेक्ट्रिक शार्ट में ये लगने के कारण कटवाना पड़ा था, तो उसके बाद से मैंने बहुत नज़दीक से परिवार को, घर को, गांव को, रिश्तेदारों को देखा। फिर से उसी समय मेरा सौभाग्यशाली रहा कि मेरे पिताजी 7 भाई हैं, 7 लोग एक में हैं, और सब जो है पढ़ने लिखने वाले, सब जो है जॉब करने वाले हैं। इसके बावजूद भी दिव्यांगों के साथ या विकलांगों के साथ कैसा व्यवहार होता है मैं बहुत नज़दीक से देखा, और मैं देखा कि नहीं, यदि मैं पढ़ लिख नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर से जो है आगे जो है जिंदगी निर्वहन करना बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने उसी समय 90 में इलेक्ट्रिक शार्ट लगा, और 92 में ही मैं दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए, जी कि लिखने पढ़ने वाला जान जाऊँ। फिर से जो है 92 से ही मैं 95 तक दिल्ली में रहा और लिखना सीखा, और लिखना पढ़ना जब सीख गया तो फिर से हाई स्कूल, इंटर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया जब जो है BA करने के लिए। तो वहाँ जब मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, एकदम से शुद्ध गांव से, हमारा नदी किनारे घर है, तो वहाँ पे जो है गांव के लोग जो है जानते हैं कि या तो विकलांगों को ताना मारेंगे, या उनको जो है बहुत कुछ कहेंगे कि अरे इनको तो सरकार सब सुविधाएं दे देगी और ये सब कुछ जो है कर लेंगे। बिल्कुल। तो मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया पढ़ने के लिए, तो उस समय जो है मैं पहले बार जाना कि ये कहने के लिए कुछ और है और करने वाले कुछ और है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हॉस्टल में 28 हॉस्टल है, और हॉस्टलों में जो है एक भी लड़कों को जो है विकलांगों को आरक्षण नहीं था। और सब मतलब एक हम लोग का विकलांग साथी था आनंद सिंह, वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था, किसान का लड़का था, उसके पिताजी किसान, और अम्बेडकर नगर का, और वो एडमिशन कराने आए, और उसके बाद से वो हम लोग से कह के रोने लगे अपना दुखड़ा कि मेरा बेटा एक ही लड़का है और मैं चाहता था इसको पढ़ा लिखा कर जो है
कुछ बना दूं ताकि जो है मेरे नहीं रहने के बाद इसका कैसे गुजारा होगा। उनकी बातें मेरे को बड़े दिल से लगी और हम लोगों ने जो है उसी लड़के के लिए पहला आंदोलन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किए हॉस्टल को लेकर। उसके बाद से वो सिलसिला चला और मैं खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 14 बार आमरण अनशन किया। और एक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो लोग बहुत मीठे बोलते हैं, जो दया दिखलाते हैं, वो कभी काम नहीं करते हैं। क्योंकि उससे पहले जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 100 साल का विश्वविद्यालय, ऐसा है नहीं कि विकलांग नहीं पढ़ते थे, लेकिन एक भी हॉस्टल में आपको बताया कि 28 हॉस्टल है, लगभग 3000 लड़कों का हॉस्टल की व्यवस्था है। इसके बावजूद एक भी हॉस्टलों में एक भी विकलांगों को जो है मतलब ये लोग रखते नहीं। जितने जिम्मेदार लोग थे, चाहे वो डीन रहा हो, प्रॉक्टर रहा हो या कुलपति रहे हो, सबसे हम लोग मिले और सब लोग एक ही मतलब बड़े प्रेम से कह रहे बेटा मैं तुम लोग की तकलीफ को समझ रहा हूँ, मेरा भी दोनों हाथ नहीं था, उस लड़के का भी दोनों पैर नहीं था, और तमाम ऐसे लड़के थे विकलांग जिनको हम लोग इकट्ठा करके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन सबसे मिले। सब एक ही चीज कहते थे कि आप लोगों को मिलना तो चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है आपको बताऊं कि एक भी करने वाले नहीं थे। हम लोग कुलपति जी से पूछे कि सर आखिर जो है शासन, वो कुलपति जी कहे कि जो है कि कोई शासनादेश नहीं है बेटा, कैसे हम जो है करें। मैं उनसे पूछा कि सर हमें ये बताएं कि ये शासनादेश जो है हॉस्टल वाला बनाता कौन है। मुझे रियल में नहीं मालूम था कि हॉस्टल कौन बनाता, तो उन्होंने कहा जो उनके मुंह से निकल गया कि हॉस्टल वाला तो हम ही लोग बनाते हैं और विश्वविद्यालय चलाने का क्या बात, शासनादेश ऊपर से आता है। अच्छा, तो मैं कहा जब आप बनाते हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत है। तो फिर से जो है आनाकानी करने लगे और हम लोग उसी समय पहला आंदोलन हम लोग तुरंत उन्हीं के गेट पे निकले और कहे कि आज से हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर अनशन पे, और आप जब तय कर लीजिएगा तो हम लोग को बतला दीजिएगा। पहले आंदोलन में हम लोगों ने आमरण अनशन किया और हॉस्टल का जो दिक्कतें हो रही थी वो जो है दिक्कत जो है तुरंत जो है तीसरे दिन ही, 2 दिन हम लोग आमरण अनशन में बैठे रहे, तीसरे दिन हल हुआ। उसके बाद से वह आंदोलन का सिलसिला चला और जितने विश्वविद्यालय से संबंधित चाहे वो परीक्षा की बात हो, हम लोग से एक चीज जान के आप और जो है आश्चर्य होंगे जी, एक्स्ट्रा जो है 100 रुपया, मतलब कोई एससी का विकलांग है तो उसकी 80 रुपये फीस लगती थी, एससी का विकलांग है तो उससे 180 लगता था, और एससी का जनरल लड़का मतलब विकलांग नहीं है तो उसको मात्र 80 रुपया देना रहता था। हम लोग ओबीसी वाले थे तो हम लोग के जो विकलांग नहीं थे उनको जो है 600 कुछ देना पड़ता था, और हम विकलांग थे तो हमें जो है 780 रुपया या 790 ऐसे देना पड़ता था। और जो जनरल का लड़का था उसका 1000 लगता था, विकलांग जो था उसका 1100। मैं उसी आमरण अनशन में उनको कहा कि आप लोग तो बड़े मतलब महान हैं कि आप लोग कहाँ तक विकलांगों की फीस कम करेंगे। हम लोग गांव में सुनते रहे कि विकलांगों को सरकार बड़ी सुविधाएं दे रही है, लेकिन आप लोग तो यहाँ जो है मतलब और उल्टा कर रहे हैं, सुविधाओं के नाम पे हम ही लोग का खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो उसी अनशन में आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि पहले बार वाले ही अनशन में हम लोग इस डिमांड को भी जो है पूरा कराए और कहे कि नहीं कुछ रही है, आपको लग रहा है कि हम विकलांग नहीं है, तो लोग बतलाए कि हम लोग आप लोगों को मेडिकल के नाम पे 100 रुपया लेते हैं, आपका चेक कराते हैं कि आप विकलांग हैं कि नहीं। मैं बोला बिल्कुल आप जो है चेक कराइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप चेक मत कराइए, लेकिन आप बतलाइए कि जो करोड़ों रुपये सरकार मतलब आपको देती है, हम लोग का खुद करोड़ों रुपया जो है छात्रों का आपके पास, विश्वविद्यालय के पास पैसे है, इसके बावजूद भी आपको यदि लग रहा है तो आप अपना दीजिए, विश्वविद्यालय का पैसे दीजिए, आप नाश्ते पे कम खर्च कीजिए, हम लोग क्यों दें। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुलपति को लास्ट में तीसरे दिन की जो मीटिंग हम लोग को 3 दिन आमरण अनशन केवल इसी पे बैठना रहा कि नहीं हम इसको भी लेकर ही हटे, और उनको देना पड़ा, और तब से 100 रुपया मेडिकल के नाम पे हो जाए समाप्त। ओके ओके, आप आई वुड लाइक टू अप्राइज आवर अब्रॉड व्यूअर्स कि दैट दिस इज icon of the India, or there are so many icon in India, but I would like only to show this is the icon of Uttar Pradesh, Mr. श्री नारायण यादव। अब श्री नारायण यादव जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि आपको कोई 10 बातों में से एक सबसे सर्वश्रेष्ठ बात ऐसी कहनी हो जो अभी तक नहीं हुई है, वो कौन सी है दिव्यांगों के लिए होनी चाहिए? दिव्यांगों के लिए एक चीज मैं बताऊं, जिस समय जो है संविधान बन रहा था तो दिव्यांगों का कोई प्रतिनिधि नहीं था, और इस कारण से पूरे संविधान में कहीं विकलांगों की चर्चा नहीं हुई। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे जो है भारत सरकार में जो अच्छे बड़े नेता हैं, कई लोगों से जो है मिलने का सौभाग्य मिला, और मुझे बुलाकर उन लोगों ने चर्चा किया कि आखिर हमारे पार्टी के साथ विकलांग कैसे जो है जुड़े। तो मैं उस नेता को कहा कि हमें ये बताइए आखिर आप विकलांगों के लिए किए क्या है? क्या बात है कि जो है पेंशन में नहीं दिया। मैं बोला यार आप 300 देते थे पेंशन, और हमें ये बताइए दूसरी सरकार तो जो है 300 की जगह 500 देती है, कई अलग अलग स्टेटों में जो है 2-2 हजार देते हैं, आखिर आप विकलांगों के लिए रियल में धरातल स्तर पे क्या किए? तो उन्होंने
जो है पहले तो उनको यही नहीं मालूम था कि भारत में जो है विकलांगों की आबादी कितनी है। अच्छा। तो फिर से मैंने जो है उनको बताया कि नहीं, भारत में आबादी हम लोग की इतनी है। तो उनको जो है ये जान के आश्चर्य हुआ। मैं ये बात कहा कि संविधान में जिस तरीके से कोई प्रतिनिधि नहीं था, संविधान में पूरे विकलांगों की चर्चा नहीं हुई, उसी तरीके से आज तक आप कभी भी हमारे राजनीतिक उसमें जो है, जैसे अभी जो है आके राज्य सरकार रहते, चाहे राज्यसभा में तो कम से कम आप भेज ही सकते थे। उन्होंने कहा यार आप कैसे कह सकते हैं कि जो है राज्यसभा में चाहे संसद में जो है कोई विकलांग था ही नहीं, कोई विकलांग है। मैं बोला मैं भी जानता हूँ, यदि मैं विकलांग हूँ तो ये तो पढ़ा लिखा है, जानता ही। मैं भी जानता हूँ कि आज तक जो है 7 जो है चाहे 4 जो है सांसद जो है चुने गए, लेकिन विकलांगों के लिए किसको चुने? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक है आप विकलांगों के लिए, अरे विकलांगों को ही चुनिए, लेकिन आप, मैं मानता हूँ कि सकलांग आदमी को भी विकलांगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यदि राज्यसभा में भेजे होते। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण दिया जाए? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि जिस कौम को सर, मैं ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि किसी भी कौम को आप मजबूत बनाना चाहते हैं, किसी भी कौम को चाहते हैं कि वो जो है बिल्कुल समाज की मुख्य धारा से जुड़े, तो उसको आपको राजनीतिक जो है हिस्सेदारी में भाग देना ही पड़ेगा। और जब उसके जो है हाथों में कलम मिलेगी, उसकी तकदीर लिखने का खुद जो है जब उसको जो है हक होगा, तो अपना फैसला अच्छे से करेगा, किसी दूसरे से जो है मेहरबानी पे नहीं जिएगा। और दूसरे का हो सकता है याद आए या ना आए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आपको भी यदि कोई सकलांग सर है, चाहे अमृत सर है, चाहे राजकुमार चोपड़ा सर है, ये लोग जो है विकलांगों के बीच उठते बैठते, ऐसे तमाम भारत में लोग हैं। मैं मानता हूँ, मैं जो है बहुत विकलांग साथी कहते हैं यार आप ये नहीं कहते हैं कि विकलांगों को ही राज्यसभा में भेजना चाहिए, चाहे जो है बहुत लोग हमसे कहते हैं कि विकलांगों का डायरेक्टर, विकलांगों का जो विकलांग जन आयुक्त हो वो जो है विकलांग ही हो। मैं कहता हूँ कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है हम लोग के लिए कोई दूसरा भी हम लोग से ज्यादा सोचता हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी निश्चित रूप से जो है राज्यसभा हो चाहे जो है विधानसभा हो, हर जगह जो है विकलांगों का प्रतिनिधि होना चाहिए। हाँ, दर्शकों, अब्रॉड दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा, इट इज ओनली इंडिया इन ऑल ग्लोबल सिनेरियो देयर इज नो रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, बट आई थिंक इंडिया विल बी द फर्स्ट स्टेट इन वर्ल्ड कि there will be the representation of the persons with disability in the politics scenario, and this credit will also go to Mr. Sri Narayan Yadav. तो इसके बाद मैं जो है हमारे बीच में देखिए कहा गया है कि हमारे देश का गौरव सेना है, और सेना जब हम अंदर अपने रजाई के अंदर बढ़िया सो रहे होते हैं, तब वो दुश्मन 5-5 हजार ऊंची फीट ऊंची चोटियों पर जाग रहे होते हैं। तो मैं ऐसे सैनिक से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने दोनों पैर खोए हुए हैं, एक पैर खोए हुए हैं। मिस्टर लक्ष्मीकांत शिर्के, आदरणीय लक्ष्मीकांत शिर्के जी से मैं कुछ सवाल करूंगा कि ये पैरों में आपका क्या, पैर और हाथ में ये क्या सेना के कार्य के वजह से हुआ? नहीं सर, मैं भिलाई इस्पात संयंत्र में जॉब कर रहा था। 2011 में ट्रेन से उतरते समय मेरा पैर स्लिप हो गया और मेरे सिर में चोट लगी, मैं बेहोश हो गया और मेरा पूरा नीचे शरीर चला गया, ट्रेन से हाथ पैर कट गया। फिर जैसे ही मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा, ये क्या आप बताएंगे कि एक्स सर्विस मैन जो है, जो ये सैनिक जो घायल हुए हैं, जिनको गोली लगी से पैर कट गए या हाथ कट गए, उनके लिए जो वास्तव में सैनिक बोर्ड कुछ करता है कि सरकार कुछ करती है, या वास्तव में कुछ हो रहा है? करती सर, ALC हाँ पूना में बना हुआ है जी, वहाँ मैं भी गया था, मेरा भी हाथ पैर लगाए थे जी। मेरे पैर में जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं चल पाया, कुछ दिन चला, पर मैं कार नहीं चला पाता। पैर लगाए उन्होंने तो मैं कार चला के विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 बार है मेरा। 1.5 लाख किलोमीटर मैंने कार चलाई अभी, और मैं अभी नहीं किया गाड़ी वो भी चलाता हूँ, वो भी 30,000 किलोमीटर चलाई हूँ। मेरा लिम्का बुक, इंडिया बुक, गोल्डन बुक सब में नाम है मेरा। जी जी, क्या बात है। और भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस करने के बाद मुझे वहाँ भी सम्मानित किया गया। 25 साल मैंने वहाँ भी सेवा दी। कांग्रेचुलेशन। और आज शिव नारायण सिंह ने मुझे एक फ़ोन किया था, सर आपको आना है। मैं सब काम, मेरे को बहुत जगह विजिट था तो मैंने छोड़ के यहाँ आ गया। मैं थैंक यू। और मैं एक हाँ ठीक है, थैंक यू। चूँकि हमारा ये शो का समय प्रोड्यूसर की भी इजाज़त नहीं है कि समय बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो मैं डॉक्टर मनोज गुप्ता वो नाम है, अभी एक अशोक जी से मैं बात कराऊंगा, और इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक हैं, जो अच्छे कर्ता धर्ता हैं, उनकी प्रेरणा के स्रोत
मैं जब तक महिलाओं का नाम ना आए तब तक कार्यक्रम बिल्कुल अधूरा रहता है। और यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उनको भी मैं बुलाऊंगा। फिलहाल मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, इस बात को अगर अपनी किताब में, अपनी किताब जिसका आज विमोचन होगा, डॉक्टर मनोज गुप्ता, जोरदार तालियां, ये राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं डॉक्टर मनोज गुप्ता। मनोज गुप्ता जी, ये आपने जो एक किताब लिखी है, मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूं, ये ऐसा क्या आपके मन में आया कि मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूं, लिखने की आवश्यकता पड़ी? जब मैं रसखान से लेकर मिल्टन की बात करता हूँ और मिल्टन से लेकर मनोज गुप्ता तक आता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो असंभव है वो सब संभव हो सकता है। अभी जितनी समस्याओं के बारे में आदरणीय भैया श्री नारायण जी ने बातें करी हैं, मैंने उन सब चीज़ों को किताब में लिखने का प्रयास किया है और मेरा पूरा प्रयास रहा है स्वयं को जोड़कर विकलांगों की, दिव्यांगों की समस्याओं को, चाहे वो आरक्षण नीति हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे बचपन हो, चाहे परिवार का तिरस्कार हो, चाहे अपने मित्रों के सहयोग हो, मैंने सब चीज़ों को एक किताब में पिरोने का प्रयास किया है। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप सभी उस किताब को पढ़ें। हो सकता है कुछ बिंदुओं पर आप मुझसे असहमत हो और मैं चाहूँगा कि मेरी आलोचना करें, जिससे कि मैं अपनी आगे की किताब में उसको सुधार सकूं। और मैंने बहुत कुछ उसमें जोड़ने का प्रयास किया है। मैं आपको बहुत कुछ सुनाऊंगा शाम के सम्मेलन में। डॉक्टर मनोज, मैं बीच में इंटरप्ट करते हुए कि एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से दर्शकों, जिसका आज किताब का विमोचन होना है, हमारे एब्रॉड के दर्शक नहीं सुन सकेंगे। अगर कुछ अपनी ये मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ, इसकी कुछ पंक्तियाँ आप गुनगुना दें। इन दर्शकों के सामने तो गुनगुनाएंगे, लेकिन इन हमारे वीडियो दर्शकों, व्यूवर्स के लिए जरा कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दें। देखिए, जब मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा व्हील चेयर वाला साथी कहीं भी जाता है तो उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है कि इतना ऊंचा मंच है, कैसे चढ़ेगा, ट्रेन है कैसे जाएगा। जैसे हमारे भैया राजू भैया ने बात की कि हमारे साथ जाने में लोग शर्म की महसूस करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ, पंक्तियों की बात कहीं मैं मंच पर सुनाना चाहता था, भैया श्री नारायण भैया समर्पित करता हूँ कि तब मैं कहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, कि हमारे दिव्यांगों में क्या पावर है। स्वागत। कि मैं आंखों को पढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो, मैं आंखों को पढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो, कदम दर कदम बढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना मानो। क्या बात, जोरदार तालियां। मेरी इस पहिया कुर्सी की, मेरी इस पहिया कुर्सी की लाचारी पर मत जाना। क्या बात है। मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ, तुम मानो या ना। यही पंक्ति मेरी किताब का पहला स्रोत है और कुछ महान व्यक्तित्वों को मैंने उस किताब में पिरोया भी है। आप लोग जरूर पढ़ेंगे एक बार मेरी किताब को, मेरा अनुरोध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे भारतवर्ष की जो सबसे चोटी है, जिसको आज कहा जाता है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में बड़ा अराजकता का माहौल था, सब कुछ था। मैं उनके पहले आऊं, लेकिन इस बीच में हमारी श्रीनगर के आए हुए परिचय दें, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन बड़े गौरव से, बड़े सम्मान से आपका स्वागत करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। अबरार अहमद साहब। अबरार अहमद साहब बहुत अभी बात कर रहे थे, बहुत बड़ी अच्छी बातें लगी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कृपया बताएं कि आपको जो जम्मू कश्मीर में इतनी विपरीत परिस्थितियों में आपने ये सब काम किया, आपको कैसा अनुभव हुआ? देखिए, पहले तो आप सब जब कश्मीर की बात आती है तो दो चीज़ें तो पूछ ही लेते हैं हर कोई, पहले हालात, उसके बाद मौसम जी। क्यों हर वो नाम नहीं पूछते हमसे कि आपका नाम क्या है। पहले जब हम वो बोलते हैं आप कहाँ से हैं, तो हम कश्मीर से, तो अच्छा हालात कैसे हैं और मौसम कैसा है। तो आप खुद ही समझ लीजिए, वो जो कश्मीर है 12 महीने 12 तरीकों से कश्मीर को देखा जा सकता है और वहाँ पे काम करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे अभी जो मौसम है माइनस में है, दिन में भी माइनस होता है, रात में भी माइनस होता है। तो वहाँ पे जो दिव्यांग लोग हैं, खासकर लोकोमोटर डिसेबिलिटी या जो सीपी के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि उनके सर्दी में वो नहीं रह पाते हैं। तो तब भी जो बाकी डिसेबिलिटी, हम लोग कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से हम उनके साथ में उनको सहयोग करें, उनको आगे लेके चलें। और आज भी
अगर वहाँ पे देखा जाए जो डिसेबिलिटी का रेशियो है, अभी भी हम लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं कि हमें जी कॉलेज में अपना रिजर्वेशन दे दीजिए या हमें रिजर्वेशन आप दे दीजिए जॉब में। अभी SSRB की गाइडलाइन आई थी, क्लास 4th में ब्लाइंड हो या 100% जो डिसेबल है वो जॉब नहीं कर सकता है। अच्छा, ये बताइए कि दिव्यांग, जैसे कि आप पेपर और मीडिया में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत बहुत अच्छी हो रही है, तो क्या दिव्यांगों की भी हालत अच्छी हो रही? जैसे कि बताया, ऐसा लगता नहीं कि दिव्यांगों की हालत बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है, आशा की एक किरण जग रही है कि जिससे दिव्यांगों की हालत आगे अच्छी होगी? देखिए, अगर देखा जाए जो 2016 में एक्ट पास हुआ था, प्लीज आप लोग जरा शांत रहिएगा प्लीज। जो 2016 में एक्ट पास हुआ था, आपको सुन के बड़ा आश्चर्य लगेगा, वो 2021 में JNK में पास हुआ। हाँ, वो तो खैर पहले तो वहाँ पे पहली बार। अब आप खुद समझ सकते हैं, जो मतलब 6 साल पहले पास हुआ, वहाँ पे पहुँचते 6 साल लगे। तो अब मुझे लगता है इसी में आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि काम वहाँ पे बहुत धीरे लेवल पे हो रहा है। लेकिन मतलब एक काम हो रहा है, पहले तो ये होता ही नहीं था। पहले तो कोई भारत सरकार के पास किए गए आदेश जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल ही नहीं थे। जब 2019 से 4 अगस्त से जो आर्टिकल 370 का अब्रिगेट कर दिया गया, उसके बाद 2021 में RPWD एक्ट आया, तब उसके बाद अभी धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। पहले एजुकेशन पॉलिसी, अब एजुकेशन पॉलिसी जी, तो पूरे देश में बात आगे। और जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलिए, जरा मधु जी से बात करेंगे थोड़ा सा, बस थोड़ा बस थोड़ी देर पर 5-6 मिनट बस थोड़ा। मधु जी, जरा देखिए, आप लोगों को, मैं दर्शकों को और सबको बताना चाहता हूं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे सफल जीवन साथी होना के जरूरी है। तो मैं सिर्फ आपको परिचय लगाने इसलिए बात दिखाना चाहता हूं, चूंकि यहाँ के लोगों को हो सकता है ये बात ज़्यादा अच्छी न लगे, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहते। लेकिन मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहता हूं कि सफलता के पीछे जो सबसे बड़ी कामयाबी का लक्ष्य होता है, उसकी धर्मपत्नी होती। तो मेरे साथ जो श्री नारायण यादव जी की धर्मपत्नी, आगे बढ़ाइए जरा, हमारे मधु यादव जी हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि श्री नारायण यादव जी के इस जो जीवनचर्या है उसमें आपका सहयोग, मैं नतमस्तक हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ चूँकि बड़ा हूँ, लेकिन मैं आपका ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगता है इनका जब ये कार्य करते हैं तो घरेलू कार्यों में कोई व्यवधान भी पड़ता है? इनकी कुछ कमियाँ बताएं जो घर पे ये नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इनमें कोई कमी नहीं है। क्या बात है, जोरदार ताली। ये अपने नहीं पूरे पूर्ण हैं और बस मैं इनके साथ हर पल रहना चाहती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी और उपलब्धि है। धन्यवाद आपको। दीजिए, आप जरा अपना परिचय बताइए। आप भी इतनी देर से बैठी हुई हैं, हमने आपको पहले कहा था, जरा आप बताइए थोड़ा सा। मैं गाजीपुर से हूँ, सुश्री सविता सिंह, और विगत 20 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। क्योंकि मैं 6 महीने की तभी दिव्यांग हो गई थी, तो मेरे अंदर पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आई। मैं स्कूल तक नहीं जा पाती। जी, थैंक यू वेरी मच। थी, लेकिन अभी सुनिए एक सेकेंड और जी। एक चीज प्रोड्यूसर कह रहा कि जल्दी खत्म सुनी हूँ, बहुत लोगों को सुनी हूँ। एक मुद्दे पे आइए, दिव्यांगजन जब तक स्वावलंबी नहीं होंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। उनको स्वावलंबन के क्षेत्र में काम करना चाहिए, उनको स्वावलंबी बनाने की जरूरत है। क्योंकि जो स्वावलंब हो गए हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं हुए उनकी स्थिति देखिए आप, पुअर फैमिली में है, बहुत जगह है, उनको बनाने की जरूरत है। जी 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 जी। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति, जब स्वावलंबन की बात आई है तो हमारे बीच में, जरा अशोक जी को दिखा दीजिए बस थोड़ा सा, ये खोलो, ये फंस गया है जरा। 11 बज गए। हाँ, 1 मिनट इधर, बस 1 सेकंड बस जरा अशोक जी को कर दे, बस खत्म, लास्ट बस उस जी के पास। अशोक जी को जरा उधर ले चलिए, अशोक जी के पास। अशोक जी के पास वो जो वहाँ ले चलिए, वो जो छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, माइक छोड़ दीजिए, उधर पहुंचा दीजिए जबरदस्त।
सर मैं कहाँ से ऑन होता है? हेलो, मैं कार्यक्रम के बिल्कुल समापन पे हूँ और ये आखिरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जैसे कि अभी कहा गया कि सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में ज़रूरत है, तो देखिए सरकारी सेवाओं में जो उपलब्धियों का सबसे बड़ा पुंज है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही जो रेलवे स्टेशन पे रह करके जिन्होंने बीकॉम एमकॉम सब कुछ किया हो अपनी माँ के साथ, उन अशोक जी से, जो कि आज क्लास 1 अधिकारी कस्टम में चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं, मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि प्रतिकूलताओं पे दिव्यांगों को कैसे आप प्रेरित करेंगे? सर, दिव्यांग की उपलब्धि के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत उसके परिवार का सहयोग है। हमारी माँ रेलवे स्टेशन लखनऊ पे रह के उन्होंने हमको पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया, तो सबसे पहली ज़रूरत है हमारे परिवार की सहयोग की ज़रूरत है, माँ की ज़रूरत है, पिता की। और मुझे तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे भाई मेरे मित्रों ने मुझे बहुत पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया। तो पहली आवश्यकता शिक्षा की है और उसके लिए परिवार का सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का एक कार्यक्रम कि दिव्यांगों को सशक्तिकरण में दिव्यांगों के पुनर्वास की आवश्यकता। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। मैं सभी आए हुए अतिथियों का एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।